जो भी एक फैमिली में जो भी कल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो पास अपने फ्यूचर जनरेशन को वो सिखाते हैं, वो पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। अब कल्चर क्या होता है, कल्चर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या खूबियां होती हैं कल्चर में। सबसे पहला है कि कल्चर ऐसी चीज है जो कि इनेट नहीं होती है, मतलब कि हम पैदा होते हैं तो कल्चर एक अपने अंदर कोई कल्चर लेकर के पैदा नहीं होते हैं, ये सोशलाइजेशन के थ्रू हम एक्वायर करते हैं। मतलब जब हम लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, सोसाइटी में निकलते हैं, तब हम ये सारी चीजें सीखते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी एक कल्चर को सीख करके पैदा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कल्चर की क्या खूबी होती है, ये होती है कि एक ग्रुप के जो लोग हैं या एक सोसाइटी के जो लोग हैं वो सब मिल करके कॉमनली कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। और कल्चर जो है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब है रुका हुआ नहीं है, टाइम के साथ साथ नई नई चीजें ऐड होती हैं, इनोवेशंस होते हैं, लोग बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, नई नई चीजें देखते हैं और फिर अपनी मतलब अपने कल्चर में वो चीजें ऐड करते हैं। फिर होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब कि हर कल्चर में कुछ न कुछ सिंबल्स, लैंग्वेज और आर्ट के फॉर्म में लोग अपने कल्चर को क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि टीवी वगैरह में हम कुछ भी देखते हैं तो किसी जगह के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में हम कैसे जानते हैं, वहाँ की, वहाँ का खाना, वहाँ के ड्रेसेस, वहाँ के फोक सॉन्ग्स, लैंग्वेज, आर्ट, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो समझ पाते हैं ना कि अच्छा ये लोग इस कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। इंटीग्रेटेड, दूसरी लास्ट बात ये है कि सारे कल्चर जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। है तो हम ह्यूमन ही ना, बात करेंगे तो हम एक लैंग्वेज से ही बात करेंगे, ऑल्दो हमारी लैंग्वेज अलग अलग होगी, लेकिन बात करने के लिए जो हमारा मीडियम है वो लैंग्वेज ही तो है। जानवरों की तरह तो नहीं बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे कल्चर, तो ये सब मिला करके एक सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन में सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, क्यों पढ़ते हैं हम। सबसे पहला है पेशेंट को, पेशेंट जो है अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम अगर कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे तो हम पेशेंट को समझ पाएंगे। उसके अलावा अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनके कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होता है, तो हम अच्छे से उनसे बात कर सकें, इसलिए हमें कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। सोशल इशू, कई बार ऐसी जगह से लोग आते हैं जहाँ पे कोई बीमारी बहुत कॉमन होती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस इस तरीके की जगह के लोग जो है उनमें ये वाली बीमारी पाई जाती है, उनमें ये इन प्रोटीन की कमी होती है, उनमें इस चीज़ की कमी होती है, उनमें पानी की कमी होती है, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर सकें, अच्छे से उसका इलाज कर पाएँ। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ। हम जो है जहाँ पे हम काम करते हैं, टीम वर्क, ये सब मिला के बता रही हूँ कि जहाँ पे हम काम करते हैं तो वहाँ पे भी जो हमारे स्टाफ्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, वो भी अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो हम अगर एक साथ काम करते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफाइन पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। पॉवर्टी एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि बेसिक जो हमारी जरूरत है, जो बेसिक जरूरत क्या है, खाना, कपड़ा और मकान, तो ये जो बेसिक जरूरत है वो लोगों की पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा स्टेट है जिसमें ये सब इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं लोगों के पास कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरी कर पाएँ, तो उस स्टेट को हम कहते हैं पॉवर्टी। ये बेसिकली किससे मेजर होता है, इनकम लेवल से हम मेजर करते हैं कि किसका इनकम कितना है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है या पॉवर्टी लाइन के नीचे है। पॉवर्टी लाइन से जो नीचे होते हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं, उनको, उनका क्या होता है, उनको बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिल पाती, जैसे एजुकेशन नहीं मिल पाता, उनको हेल्थ केयर अच्छे से नहीं मिल पाता है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड रेमेडियल मेजर्स। पॉवर्टी के क्या क्या कॉज हैं, किस किस वजह से गरीबी है। पहला अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो इनकम भी नहीं हो पाता है। उसके अलावा फिर है कि एजुकेशन सबको नहीं मिल पा रही है,
एजुकेशन नहीं मिल पा रही है तो उसकी वजह से वो पढ़ के अच्छी पोस्ट पे नहीं जा रहे, तो उनकी जो कमाने की क्षमता है वो कम हो रही है। फिर ये है कि यहाँ पे जितना भी पैसा है इस कंट्री में, वो पैसे जो है कुछ लोगों के पास है, सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट कॉज क्या है? ओवर पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या है कि रिसोर्सेज जितनी हमारी कंट्री में जितना भी अनाज या जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो इस पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। प्रोड्यूस कम हो रहा है, खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है पुअर गवर्नेंस। गवर्नमेंट अगर सही से काम नहीं करती है तो उससे क्या होता है? करप्शन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सही से मैनेजमेंट नहीं है कि सबको हर चीज़ का एक्सेस मिल पाए, तो हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट रीज़न क्या है? क्रोनिक इलनेस। ऐसी बीमारी है जो किसी किसी की बीमारी लंबे टाइम तक चल रही है, या फिर वो लंबे टाइम तक अगर उसकी बीमारी चल रही है तो वो क्या हो रहा है? वो काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या है? अपनी फैमिली पे एक बर्डन ही है वो, कि वो तो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहा है, उल्टा उसके में खर्चा बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो बीमार रहता है। दूसरा ये कि भाई हेल्थ केयर बार-बार उसको दिखाना, लंबे टाइम तक वो पड़ा हुआ है बेड पे, तो उसकी केयर करना, उसको हॉस्पिटल में दिखाना, इससे क्या होता है? फैमिली पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, तो भी फिर गरीबी आ जाती है। नेक्स्ट है रिमेडियल मेजर्स। अब हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे गरीबी को ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें से ये ठीक हो सकता है? पहले जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी? इंडस्ट्री सेटअप होगा, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस सेटअप होगा, लोगों को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देनी है। मतलब कि इंडिया में कुछ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू की गई थी कि लोगों को कुछ ना कुछ स्किल्स सिखाए जाएँ, जिसकी वजह से वो कुछ काम कर पाएँ, मतलब अनएम्प्लॉयड ना रहें। इसके और फिर क्वालिटी एजुकेशन। सिर्फ़ एक एजुकेशन की बात होती है कि घर पे भी बैठ के ऐसे ही नॉर्मल 5 मतलब 5th क्लास तक, 6th क्लास तक थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसकी बात नहीं। क्वालिटी एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन ऐसी दी जाए, जैसे आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स थोड़े अच्छे हो गए हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स देख लो, तो उसमें क्या है कि जो ऐसे लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो भी जाकर के अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। पूरा मतलब उनके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर वो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, पढ़ेंगे तो मतलब आगे जा सकते हैं। पढ़ने अगर मतलब कि बेसिकली है कि क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और साथ-साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी करानी है। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है कि कोई ना कोई काम सिखाना है उन्हें। फिर है इकोनॉमिक पॉलिसी। टैक्स सिस्टम जो है हमारी कंट्री का वो फेयर नहीं है। ऐसी-ऐसी चीज़ों पे टैक्स लग रहा है जिस पे जो ऐसे नॉर्मल लोग हैं वो नहीं पे कर पाते, तो फेयर टैक्स सिस्टम होना चाहिए ताकि जो अमीर लोग हैं ऐसी-ऐसी चीज़ें जो वो करते हैं जिन पे टैक्स लगाना ज़रूरी है, वैसी चीज़ों पे टैक्स लगना चाहिए ताकि अमीर लोगों से पैसा ले सके ज़्यादा और वो गरीबों की हेल्प हो उससे। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना चाहिए ताकि पॉपुलेशन जो है इतना ग्रो ना कर जाए कि मैनेज ही नहीं हो। फिर है हेल्थ केयर एक्सेस। अफोर्डेबल हेल्थ केयर होना चाहिए। अफोर्डेबल हेल्थ केयर का मतलब है कि ऐसे हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए जहाँ पे लोग जाकर के दिखा सकें। ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं होने चाहिए जहाँ पे पैसे दे करके लोग दिखाएँ। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होने से फ़ायदा क्या है कि लोग जाकर के दिखा पाते हैं। अगर सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते तो फिर जिनके पास पैसे नहीं हो तो ऐसे ही मर जाते हैं, फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है उन पे। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में क्या आता है कि जैसे कि सब्सिडीज़ हैं, पेंशन्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि ऐसे लोगों को फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो इससे क्या होता है? बहुत लोगों का सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो गरीब हो जाते हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में उनको मतलब फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पेपर में फिर से साइकोलॉजी शुरू हो रहा है। साइकोलॉजी कल ही मैंने बताया था डेफिनेशन। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये एक स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, जिसमें हम ह्यूमन के माइंड और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं कि कोई भी इंसान कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है और कैसा एक्ट करता है, चाहे अकेले या ग्रुप में।
मेमोरी क्या है? मेमोरी हमारा एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जो कि इसलिए होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर लर्न कर रहे हैं तो वो कैसे कितने देर तक हम उसको अपने रिटेन करके रख पा रहे हैं, और सिर्फ रख नहीं पा रहे, कोई पूछेगा तो हम उसको याद भी कर पाए, रिकॉल भी कर पाए, तो कहलाती है वो मेमोरी। अगर सिर्फ आज मैंने कुछ याद कर लिया, कल को मुझसे कोई पूछ रहा है मैं बता ही नहीं पा रही, तो ये मेरी मेमोरी तो नहीं हुई ना। तो मेमोरी ऐसी ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमें याद भी करना है चीज़ों को, और कोई पूछे याद करने पे हमें वो याद आना भी चाहिए। तो क्या-क्या चीज़ें आती हैं इसमें? पास्ट एक्सपीरियंस, पहले कुछ हुआ है, वो हमें याद रहता है। हम कुछ सीखते हैं, कोई हमारी नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर रहती हैं। मेमोरी में 3 चीज़ें आती हैं, एन्कोडिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग डेटा। जैसे कंप्यूटर में होता है ना कि कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, हम कुछ सेव करते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन है। एनकोडिंग, पहले जैसे ये आप लोग पढ़ रहे हो तो मैं पढ़ा रही हूँ, आप ये स्क्रीन देख रहे हो, तो स्क्रीन देख करके और सुन करके आपने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन एनकोड कर लिया, मतलब अपने दिमाग में ले लिया। एनकोड करने के बाद अब उसको स्टोर करके रखना है, वो वहाँ पे रहना चाहिए, और फिर जब मैं पूछूं कल तो आप रिकॉल करके, याद करके, रिट्रीव करके वो डेटा मुझे बता भी सके। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, एनकोडिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन जो है एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होती है, गुस्से की फीलिंग होती है, या फिर इरिटेट होने की, एनोयंस की फीलिंग होती है। ये कब होती है? जब कोई काम हमें करना है, बार-बार हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन बार-बार उसमें कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कोई न कोई रुकावट आ रही है। बार-बार करने के बाद भी अगर हमसे वो काम नहीं हो रहा, तो हम हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट। एक ऐसी फीलिंग आती है, या तो हमें गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, या डिसअपॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग। फॉरगेट मतलब भूलना। फॉरगेटिंग वो एबिलिटी होती, एबिलिटी नहीं, इसको इनएबिलिटी कहेंगे कि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस जो पहले हमने अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखी थी, वो हम याद नहीं कर पा रहे हैं। या तो टेम्परेरी स्टोर करके रखी थी हमने, या परमानेंट स्टोर करके रखी थी, लेकिन याद करने पे वो चीज़ याद नहीं आ रही है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं फॉरगेटिंग। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है कि हमारी कितनी एबिलिटी है कि कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल्स हमें सिखाया जा रहा है, उसको हम पहले तो एक्वायर करते लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, फिर उसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तब आप इंटेलिजेंट हुए ना। अगर आपने सिर्फ सीख लिया, सीख करके और फिर सिर्फ अपने तक ही रखा, फिर उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो आप इंटेलिजेंट नहीं हुए, आपने सिर्फ लर्न किया है। इंटेलिजेंट आप तब हुए जब आपने कोई इंफॉर्मेशन ली है, उसको समझा भी है, लॉजिक के साथ समझा है आपने, सिर्फ रटा नहीं है, कि कल को कोई आपसे पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। कल को अगर उसको कहीं पे अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े उस नॉलेज को, तो आप उसको अप्लाई भी कर पाएँ। तो वो होता है आपका इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज़, किसने मीटिंग लेफ्ट कर दी? प्रिंस ने? बिना बताए? नो मैम, यहीं पे हूँ मैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दिख रहा था। कोई भी मीटिंग बिना बताए लेफ्ट नहीं करना, या तो मैसेज ड्रॉप कर देना अगर कुछ भी दिक्कत हो तो। ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, इमोशंस आर क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश। इमोशंस जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जितना इस क्वेश्चन पेपर में हम पहले उसको समझते हैं। एटीट्यूड्स अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड डैश। मतलब एक ऐसा एटीट्यूड, एटीट्यूड मैंने कल बताया था, पता नहीं बताया था कि एटीट्यूड बिहेवियर होता है हमारा, किस तरीके से हम सामने वाले से बिहेव कर रहे हैं। तो एटीट्यूड के साथ साथ अगर हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं, तो हम उसको कहते हैं इमोशनल एटीट्यूड्स। इमोशनल एटीट्यूड्स मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ सकती है, चाहे अटैचमेंट की, गुस्से की, डर की, सारी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इसको हम इमोशनल एटीट्यूड कहते हैं, जहाँ पे हम इमोशनल हो के हम रिएक्शन देते हैं, लॉजिकली नहीं देते हैं। 3 टाइप्स ऑफ हैबिट्स आर, हमारे 3 तरीके के हैबिट्स होते हैं। हैबिट मतलब आदत, 3 तरीके की होती है, फिजिकल, मेंटल और मोरल। नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट प्रमोट इफेक्टिव लर्निंग। लर्निंग का मतलब है कोई चीज़ सीखना। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से हम लर्निंग अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
पहला है मोटिवेशन। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे तब तक आप सीख नहीं सकते, चाहे वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो या एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब हम खुद से मोटिवेटेड है, एक्सट्रिंसिक मतलब कोई और मोटिवेट कर रहा है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, मैं खुद से इतनी मोटिवेटेड हूँ कि मेरा ये काम करने का दिल कर रहा है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये अच्छा लगता है पढ़ने, तो मुझे कोई नहीं भी कहेगा तो भी मैं पढ़ूंगी, तो भी मैं सीखूंगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंटरनली बहुत मोटिवेटेड हूँ। तो इसकी वजह से लर्निंग इंसान कर सकता है। जब उसे खुद से जब तक चाहत नहीं होती, कोई नहीं सीख सकता। नेक्स्ट होता है एक्सट्रिंसिक। जैसे बच्चे होते हैं खुद से नहीं पढ़ते, उनको डराया जाता है, डराया इन द सेंस की मोटिवेशन की बात हो रही है ना, उनको लालच दिया जाता है कि ये पढ़ोगे चॉकलेट मिलेगा, ये होमवर्क फिनिश करोगे ये मिलेगा। तो इससे क्या होता है, उनकी लर्निंग को हम प्रमोट करते हैं। तो दो तरीके से मोटिवेशन हो गई। नेक्स्ट है अटेंशन। लर्निंग तब अच्छी होगी जब कोई भी किसी भी काम में आपका कंसंट्रेशन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर आप यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन दोगे अच्छे से, तब आपको बात समझ आएगी। आपको नहीं समझ आएगी, आप मुझसे पूछोगे। ये तो तब होगा ना जब आप इस पर कंसंट्रेशन दोगे। अगर आप कंसंट्रेशन ही नहीं है आपका, आपने मीटिंग लगा दी है और लगा के आप कुछ और काम कर रहे हैं, फिर तो लर्निंग तो बिल्कुल नहीं होगी, अटेंशन नहीं है आपका। थर्ड पॉइंट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। मतलब कि जैसे रिवॉर्ड्स देते, जैसे मैंने बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको बहलाना फुसलाना पड़ता है। ये काम पूरा कर लोगे तुम चॉकलेट दूंगी, ये याद करके सुना दोगे तो खेलने को मिलेगा, फोन दिया जाएगा, या फिर तारीफ करे उनकी। तो इससे ना बच्चे की जो है, वो बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो बार बार इंक्रीज होता है। बिहेवियर इन द लर्निंग था, उसे पता चल रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मुझे मेरी तारीफ करें लोग, मुझे खिलौने मिल रहे हैं, चॉकलेट मिल रहा है, फोन मिल रहा है। तो फिर उसे एक मोटिवेशन आएगी कि मुझे पढ़ना है, ये सारी चीजें अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे नहीं मिलेंगी। तो ये होता है री। नेक्स्ट है रेलेवेंस। कोई भी चीज़ अगर हमें सीखना है, लर्निंग करनी है, तो हमें उस चीज़ को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं सिर्फ ऐसे रीड कर करके स्लाइड भगा दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगी तो आप ना उसको कनेक्ट कर पाओगे। फिर जब आप खुद जाके उसको रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा, अच्छा क्लास में मैम ने ये वाला एग्जाम्पल दिया था इससे रिलेटेड। तो जब तक हम सिचुएशन को अपने, किसी भी लर्निंग को अपने रियल लाइफ सिचुएशन से जब कनेक्ट कर देते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, बार बार प्रैक्टिस करने से हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रेंथन होती है और हमारे स्किल्स भी डेवलप होते हैं। जैसे कि अभी अगर मैंने पढ़ा दी, आप घर जाके नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं याद आएगा। इसी चीज़ को अगर आप एक बार जा करके पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा, फिर एक बार और 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल लर्न हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। किसी की भी पर्सनालिटी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कि अगर मैं ऐसी हूँ, पर्सनालिटी कल ही मैंने बताया था कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। हमें लगता है कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस अच्छा, वो ऐसा, अरे उसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, तो ये पर्सनालिटी नहीं होती। फिजिकल अपीयरेंस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बट नॉट द इंटायर पर्सनालिटी। फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ वो इंसान कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें भी पर्सनालिटी के अंदर ही आती हैं। तो एक इंसान कैसा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला हेरिडिटी पे, उसके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि अगर उसके पेरेंट्स जो हैं उनका टेम्परामेंट हमेशा, मतलब हमेशा वो गुस्से वाले हैं, हमेशा उसने अपने घर पे गुस्सा ही देखा है, लड़ाई झगड़ा ये वो, तो फिर उसकी पर्सनालिटी कैसी डेवलप होगी, वैसी होगी। इंटेलिजेंट है पेरेंट्स, किसी के घर पे सिर्फ पढ़ाई को लेकर के इन सब चीज़ों पे फोकस होता है, तो उन बच्चों का जो है उनकी पर्सनैलिटी उस तरीके की बनेगी। मतलब वो घर से जो है एक जेनेटिक वो पर्सनैलिटी में हमारे आती ही है। ऐसा नहीं है कि वही रहता है, बाद में इंसान चेंज भी होता है, अकॉर्डिंगली चेंज भी करता है, लेकिन एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता ही है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारी फैमिली, किस कल्चर से हम आए हैं, किस किस तरीके के लोगों से में हमें उठना बैठना है, वो भी हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड को शेप करता है। अब आपके फ्रेंड सर्कल में, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो सिर्फ, आपका फ्रेंड सर्कल सिर्फ यही कहता है चलो गेम खेलते हैं, घूमने चलते हैं, खाने चलते हैं, तो फिर आपका दिमाग पढ़ाई में लगेगा। वहीं आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं, मतलब सारी चीज़ें अपना बैलेंस करते हैं, तो फिर ना इंसान को, वैसा इंसान धीरे धीरे बनने लगता है, कहीं ना कहीं मोटिवेट होने लगता है कि ये लोग पढ़ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर हम भी वैसे ही करने लगते हैं। ये भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एजुकेशन।
लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, जैसे जैसे हम सोसाइटी में निकलते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तो हमारा जो है इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्रोथ होता है। हम चीज़ों को समझने लगते हैं, तो हमारा जो है हम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कहने का मतलब है कि वैसा वाला इंटेलिजेंट होते हैं ना लोग, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को समझ समझ के और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने वाले, तो ये हमारा इमोशनल ग्रोथ भी होता है। हम लोगों के दुख को, दर्द को, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें हम समझने लगते हैं। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपीरियंस। कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है किसी की लाइफ में, चाहे कुछ अच्छा मतलब अच्छा इवेंट हुआ है या फिर बुरा हादसा हुआ है, वो उसकी पर्सनालिटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। उससे इंसान बहुत ज़्यादा बदल जाता है, या तो अच्छा बन जाता है या बुरा बन जाता है। तो ये भी लाइफ एक्सपीरियंस इंसान की पर्सनैलिटी को बदल देते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हार्मोन्स और हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो भी हमारे जो है पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स में हार्मोन होता है, मेल उनके हार्मोन की वजह से उनका जो टेम्परामेंट होता है वो थोड़ा-सा गुस्से वाला, लड़ाई झगड़े वाला, वो उनके हार्मोन की वजह से होता है। बात मतलब कि उनको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, सिचुएशन में कंट्रोल नहीं होता है, वो लड़ मतलब जो टीनेज में खास करके होते हैं, इमोशन उस टाइम पे, हार्मोन उस टाइम पे एकदम पीक पे होता है, तो वो बात-बात पे ना उनको जोश आ जाता है। और जो लड़कियाँ होती हैं, फीमेल्स में का जो हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन की वजह से उनमें जो एक क्वालिटी होती है, सबमिसिव नेचर होता है उनका, कि बात जो है वो जल्दी थोड़ा मान जाती है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन। साइकोलॉजी के टुवर्ड्स जो है एम्पैथी शो करेंगे। एम्पैथी का मतलब ये है कि पेशेंट की कंडीशन को ऐसे समझना कि जैसे कि ये मेरी, अगर मैं इसकी जगह पे होती तो मैं क्या करती, तो उस तरीके से पेशेंट को सपोर्ट देना। फिर है बिहेवियरल इंटरवेंशंस। बिहेवियरल इंटरवेंशंस क्या है, पेशेंट की रिकवरी के लिए हमें ऐसे ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं जो कि पेशेंट को अच्छा लगता है, उसकी वजह से पेशेंट का जो ठीक होने की चाहत होती है वो बढ़ जाती है। तो इंसान की साइकोलॉजी को समझ के हम अगर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, तो मतलब पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी हील करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि दो लोग जो है एक बात पे अग्री नहीं करते हैं, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल होता है, जो किस वजह से होता है। मान लो दो लोग हैं, उनके नीड्स, उनके डिजायर, उनके गोल्स जो है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। दो लोग हैं, दोनों अपनी बात रख रहे हैं और कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, तो बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा ना, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तीन तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। एक होता है अप्रोच अप्रोच। अप्रोच का मतलब है दो डिजायरेबल ऑप्शन है हमारे पास, उनमें से चूज करना। मतलब कि दो ऐसी चीजें हमारे पास, दोनों ही सही है, उनमें चूज करना है, तो फिर इंसान कंफ्यूज हो जाएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि क्या चूज करें इसमें से। एक होता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस। दो अनडिजायरेबल ऑप्शन है, दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है हमें, उसमें से चूज करना है, तो दोनों में से कोई भी चूज नहीं करना चाहेगा इंसान, तो ये अवॉइडेंस अवॉइडेंस की कंडीशन आ गई। एक होता है अप्रोच अवॉइडेंस, एक ऑप्शन पॉजिटिव है, एक ऑप्शन नेगेटिव है, तो फिर इस सिचुएशन में हमें चूज करने में आसानी होती है। कॉन्फ्लिक्ट इस सिचुएशन में कम होता है। इम्पैक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि स्ट्रेस हो जाता है। अगर मान लो दो ऐसी सिचुएशन दे दी गई, दोनों में से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन करना है तुम्हें एक उसमें से, तो स्ट्रेस हो जाएगा ना, एंजाइटी हो जाएगी, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसकी वजह से पर्सनल ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होती है, अगर हम उसको अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाए तो। रिजॉल्व कैसे करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, अगर मान लो दो लोगों के बीच में किसी बात पे बहस होगी, लड़ाई होगी, दोनों के दोनों मानने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी इंसान को बीच में आना पड़ता है, वो आकर के उन दोनों की बात करवाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, उसके बाद से दोनों नेगोशिएशन की जाती है कि थोड़ा तुम्हारी बात, थोड़ा तुम्हारी बात, इस तरीके से बात करके इसको सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंटल मैकेनिज्म। मेंटल मैकेनिज्म को
हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। एक सेकंड देना। मेंटल मैकेनिज्म को डिफेंस मैकेनिज्म कल ही बताया था ना मैंने, मेंटल मैकेनिज्म। अब मुझे मेरा सिलेबस नहीं मिल रहा है। अब इतना कुछ पढ़ा दो टॉपिक्स सिलेबस। अच्छा रुको, मैं एक बार बात करती हूँ, ठीक है? मैं बात करके मैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वो क्लास रखूंगी आपकी, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके। मेंटल मैकेनिज्म जो है ये कल बताया था मैंने, कोई कंफर्म करे मुझे। बताया था, मुझे याद आ रहा है। किसी को याद है? कोई हाँ हाँ ना तो बोलो, कल इतने सारे लोग थे। सोनाक्षी, शाजिया, कल थे, आप दोनों तो थे। खुशी। अरे भाई हाँ ना कुछ तो बोलो। मेंटल मैकेनिज्म कल मैं नहीं थी। कल मैंने बताया था कल मैं नहीं थी क्लास में। डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो अनकॉन्शियसली हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज करते हैं। कल बहुत सारे मेंटल मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किए थे। आज चलो फिर से 2-3 एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक था रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या करते हैं हम कि कोई भी हमारे ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग, ऐसी मेमोरी है जो कि हमें स्ट्रेस देती है, तो हम क्या करते हैं उसको हम पीछे डाल देते हैं, मतलब उसको याद ही नहीं करना चाहते हैं। बचपन में कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका हम मेरे ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो मैं उस चीज को याद ही नहीं करना चाहूंगी। ये रिप्रेशन होता है, उसको हम बैक ऑफ द मेमोरी में डाल देते हैं अपना उस थॉट को। प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है कि अपनी कोई ऐसी मेरी फीलिंग है जो अनएक्सपेक्टेड। वॉइस आ रही है? हाँ। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। किसने बोला है जिसको सिलेबस नहीं मिला? प्रिंस। स्टूडेंट्स नेम बताओ। यस मैम। हेलो। हेलो। हाँ यस जी। मैम। हाँ जी मैम। मैम मेरा सिलेबस नहीं मिल रहा, वो जो मैं सिलेबस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो बैक। मैम क्या? यूनिवर्सिटी नेम और स्टूडेंट नेम बताओ मुझे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, बताना क्या क्या बताना है। प्रिंस आपको सिलेबस नहीं मिला है? मैम मैं वहाँ पे स्टूडेंट लॉग इन कर रहा हूँ ना, तो सिलेबस में बैक हो रहा है, लेकिन छोटे मोटे पता नहीं क्या हो रहा है। ओके ओके, चलो मैं अपडेट करती हूँ आपको, ठीक है, क्लास के बाद। बता देना प्लीज। प्रोजेक्शन में मैंने ये बताया था कि हमारी जो कई बार ऐसी होती है, हमारी ऐसी फीलिंग होती है, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग होती है या थॉट्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को, अपने थॉट्स को जो खुद मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसको मैं दूसरे पे डाल दूंगी अपनी, अब ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो, मुझे बुरा फील ना हो। ठीक है? इसमें क्या होता है कि एक इंसान है जो उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाता है? क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरा जो है, अगर वो उसने एक्सप्रेस नहीं, इसका दूसरा एग्जाम्पल कल मैंने दिया था अच्छा सा। क्या होता है, बॉस से हम डांट सुन के आते हैं, आकर के पेट पे निकाल देते हैं या घर वालों पे निकाल देते हैं, क्योंकि हम सेफर साइड ढूंढते हैं ना।
नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम इसमें हम क्या करते हैं, एक लॉजिकल या एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन अपने लिए ढूंढ लेते हैं। कोई अगर मुझसे काम नहीं हो पाया तो उसमें मैं ऐसा कुछ अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा एक्सप्लेनेशन ढूंढ लूंगी ताकि मुझे बुरा फील ना हो। मैं गई इंटरव्यू देने कहीं, लेकिन वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को अब समझाऊंगी कि अरे मुझे तो वहाँ काम ही नहीं करना था, वहाँ का तो माहौल ही अच्छा नहीं था, वो अच्छा ही नहीं था, वो जगह ही अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से, या अगर मैं एग्जाम में मैं अपना एग्जाम्पल ले तो मान लो कोई एग्जाम में फेल हो गया, तो वो ये कह के ऐसे करेगा कि मुझे टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, इसीलिए मैं फेल होगा। तो कोई ना वो रैशनल जो है, एक ऐसा लॉजिक अपने लिए ढूंढ लेता है इंसान ताकि उसको बुरा ना लगे, वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर लॉजिक नहीं ढूंढेगा ना तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगी कि मैं ये नहीं कर पाया। ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज फील करना जो कि एक्चुअली में हो नहीं रहा है। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट हो या नहीं हो, मतलब कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे ऐसी चीज दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसी चीज की स्मेल आ रही है, ऐसी चीज अपने आप में कुछ खा नहीं रही हूँ, मुझे टेस्ट आ रहा है, जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट है ही नहीं। यही होता है हेलुसिनेशन। कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे वो चीज फील हो रही है। कोई यहाँ पे है नहीं लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पे है, मैं बातें कर रही हूँ उससे। कुछ कोई नहीं बोल रहा है लेकिन मुझे कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है। तो ये होता है हेलुसिनेशन। ये मेंटल डिसऑर्डर के साथ हो जाता है। कभी कभी कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिर कभी इंसान कोई बीमार हो जाता है, बहुत ज्यादा बीमार, देखोगे अपने आप से बातें करते रहता है। या फिर जो लोग नशे वशे करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, उनको भी हो जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस। कुछ तरीके की हेलुसिनेशंस होती हैं। किस किस तरीके की हेलुसिनेशंस होती है वो हम देखेंगे। पहला होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी मतलब सुनना, सुनने वाला हेलुसिनेशन हो जाता है इसमें। उसको ऐसे साउंड, ऐसी आवाज सुनाई देती है जो होती ही नहीं है। एक इंसान ये कहेगा, शिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, मेंटल कंडीशन होती है जिसमें इंसान को कुछ ना कुछ सुनाई देता रहता है। उसे लगता है कि कोई ना कोई बोल रहा है, कोई मेरी बातें सुन रहा है, मतलब इस तरीके की उसको फीलिंग आती है। विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में ऐसी चीजें देखता है इंसान जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं रहता है। इसमें ये इंसान जो होता है वो कहता है कि कोई वहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ये वाली चीज रखी है, बट एक्चुअली में होता नहीं, कोई यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। इमेजिनरी चीजें देखता है वो। ऐसी चीजें उसको एक्सपीरियंस होती हैं कि कोई रूम में वॉक कर रहा है। ये उन लोगों को भी हो जाता है जो ड्रग व्रग ले लेते हैं। फिर आता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। इसमें ऐसी स्मेल्स आती हैं उनको जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं रहती है। जैसे कि वो कहेंगे कुछ चीज जलने की बदबू आ रही है, एक्चुअली में कुछ नहीं जल रहा होता है। ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में होता है। उनकी स्मेल वाली जो नर्व है ना वो डैमेज हो जाती है। फिर आता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। ऐसी चीजों का टेस्ट उन्हें अपनी जबान पे फील होता है जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं होता है। कोई कोई ऐसा खाना खा रहे हैं वो जिसमें उस चीज का कोई फ्लेवर नहीं है, दूसरा इंसान भी चख करके देखेगा उसमें नहीं, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, मीठी चीज को कहेंगे कि ये तीखा लग रहा है, इसमें मेटल का फ्लेवर आ रहा है। ये एपिलेप्सी एक कंडीशन होती है, जो जो दौरे पड़ते हैं ना, फिट्स होते हैं, उसमें लोगों को ये फील होता है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल मतलब टच। इसमें उनके स्किन पे कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा होता है जो कि रियल नहीं होता। वो कहते हैं इंसेक्ट, कोई कीड़ा चल रहा है मेरी स्किन पे। ये उन लोगों में होता है जो शराब पी के छोड़ देते हैं अचानक से, साइकोटिक डिसऑर्डर, उनको ये चीज, इन सब चीजों की फीलिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एम्ब्रियो मीन्स। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब है कंसेप्शन से लेकर के 12 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ। जब जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब कंसीव कर लेती है मदर, कंसीव करने से लेकर के 12 हफ्तों तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में जो बच्चा होता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। द वर्ड फैमिली हैज बीन टेकन फ्रॉम। फैमिली जो वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड से आया है। वन वुमेन मैरीज मेनी मेन एंड लिव्स विद देम एज देयर वाइफ। एक विमेन है, वो बहुत सारे इंसानों से शादी करती है और उसके साथ रहती है एज अ वाइफ, उस वैसे विमेन को कहते हैं पॉलीएंड्री।
fill in the blanks. One who shows deviation from normal behavior. एक इंसान है जो normal behavior नहीं show कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? Abnormal. Demography is the scientific study of dash. डेमोग्राफी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? हम डेमोग्राफी में पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं. प्रोस्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द डैश प्रोफेशंस. प्रोस्टिट्यूशन जो होता है एक सोशल प्रोफेशन है. प्रोस्टिट्यूशन सेक्स वर्कर्स को कहते हैं. टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर डैश एंड डैश. एक इंसान है, उस वो इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमी पे वो किस तरीके से डिपेंडेंट. दो इकोनॉमी की दो चीजें उससे रिलेटेड होती हैं. कैसे? एक तो इनकम, उसको पैसे चाहिए, और दूसरा एक्सपेंडिचर, उस पैसे को खर्च भी करना है. मतलब हम पैसे कमाते भी हैं और खर्च भी करते हैं ना. तो दो तरीके का इकोनॉमी से हम दो तरीके से जुड़े हुए हैं. दो एस्पेक्ट होता है इकोनॉमी का. ये सोशियोलॉजी है, तो इसमें थोड़ा सा हम